नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ लवी गुंबर। एक मुलाकात और उस पर राजनीति। जी हां, कुछ ऐसा ही हो रहा है। हाफिज सईद और पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर संसद में हंगामा हुआ। कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाया कि वैदिक ने केंद्र सरकार के दूत बनकर सईद से मिले, जबकि बीजेपी ने आरोपों को नकार दिया। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक भी बोल चुके हैं कि आरोपों में दम नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति में आए उबाल पर आतंकी हाफिज सईद ने भी मसाला डाला है। आपको बता दें, सईद ने ट्वीट कर कहा है कि भारत में जिस तरह से मुलाकात पर हंगामा हो रहा है वो संकीर्ण मानसिकता का सबूत है। अब सवाल ये उठता है कि इस मुलाकात के मायने क्या हैं? आखिर क्यों वैदिक ने सईद से मुलाकात की? क्या वो सरकार के दूत बनकर गए थे या फिर कुछ और? जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद से वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात सवालों के घेरे में है। कांग्रेस कहती है कि वैदिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत बनकर सईद से मिले, जबकि बीजेपी ने आरोपों से पल्ला झाड़ लिया है। वेद प्रताप वैदिक ने भी दलील दी है कि वो एक पत्रकार की हैसियत से हाफिज सईद से मिले। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या हैं? पाकिस्तान में मुलाकात के दौरान ली गई जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद और वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की इस तस्वीर ने हिंदुस्तान की राजनीति में आग लगा दी है। संसद में उसकी तपिश साफ महसूस की गई। जब राज्यसभा में कांग्रेस ने इस मुलाकात पर सरकार से सवाल किया और पूछा कि किसके कहने पर वेद प्रताप वैदिक हाफिज सईद से मुलाकात करने पहुंचे। Issue is not a small one. He is not just one journalist. He is a key member of many platforms. 2 जुलाई को लाहौर में वैदिक की हाफिज सईद से मुलाकात हुई। दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज से वैदिक की मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। ऐसे में मोदी सरकार पर उंगलियां उठ रही हैं। लेकिन वित्त मंत्री और राज्यसभा में उपनेता अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि इस मुलाकात का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हाफिज भारत के लिए एक आतंकी ही है। The government of India is concerned, unquestionably, Hafiz Saeed is a terrorist who has conspired against this country and indulged in actual acts of conspiracy. The government of India has nothing to do, not directly, not indirectly, not even remotely, with any journalist in his individual capacity. सरकार ने भले ही सफाई देकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की हो, लेकिन विपक्ष कहां बाज आने वाला है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने तो ट्विटर पर वैदिक को नरेंद्र मोदी का दूत करार दिया। वैदिक एनडीए सरकार के दूत बनकर मिले या फिर मोदी के व्यक्तिगत दूत के तौर पर उन्होंने ये मुलाकात की। विरोधियों की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस का साफ कहना है कि एक आतंकी से कोई कैसे मिल सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत गंभीर है। वो पत्रकार जरूर हैं, क्या उन्होंने कोई इंटरव्यू लिया उनसे जाके? क्या बातचीत हुई? देश को बताना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। हाफिज सईद और वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात का मुद्दा गर्माता जा रहा है। सरकार अपना पक्ष रख चुकी है, लेकिन मोदी सरकार की दलील विपक्ष को हजम नहीं हो रही। इस बीच कई सवाल उठते हैं। मसलन, पत्रकार को मुलाकात की स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए? मुलाकात का राजनीतिकरण होना चाहिए? विपक्ष के आरोपों में दम है? मुलाकात का मकसद क्या था? ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। जी हां, तो आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं, मकसद क्या था, आखिर इस मुलाकात को क्या नाम दें, इसी पर आज बड़ी चर्चा होनी है। और इसी चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कार्यक्रम शुरू करने से पहले बीडी मिश्रा, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट शक्ति शरण जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण कपूर जी हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। और भोपाल से कांग्रेस नेता कुणाल चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। और बड़ा सवाल यही कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं, क्या मकसद था इस मुलाकात का, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। डिफेंस एक्सपर्ट से हम जान लेते हैं। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे इस मुलाकात के क्या मायने हैं, आखिर किस हैसियत से मुलाकात हुई? जबकि वैदिक जी कह रहे हैं कि वो एक पत्रकार की हैसियत से मिलने गए। आखिर किस तरीके से देखा जाए, किस नजरिए से देखा जाए इस मुलाकात को? देखिए, यह डिबेट अनफॉर्चुनेटली राजनीतिक हो गया है।
जी। लेकिन इसमें जो मुख्य प्रश्न जुड़े हैं वो 6 हैं। पहली बात तो ये है कि वैदिक अपने आप गए या उनको सरकार ने भेजा था, ये डिबेट का पहला मुद्दा है। दूसरा, क्या यह सही है कि कोई आदमी उस देश का, कोई जर्नलिस्ट उस देश का जहां पर किसी आतंकवादी ने इतना आतंक फैलाया हो, वो जाके उससे मिलना चाहिए? क्या ये नैतिक है, ये सही है, देश के हित में है या नहीं? और दूसरा, क्या जर्नलिस्ट का कोड यह परमिट करता है कि नहीं? और तीसरी बात है कि उनका उद्देश्य क्या था? और चौथी बात है, वो ओवर स्टे कर गए, अपना जो वहाँ उनके ग्रुप के साथ गए थे, ओवर स्टे करके उन्होंने अरेंज किया, मीटिंग किया और फिर उससे मिले, और फिर उसके बाद उन्होंने इंडियन न्यूज़ को, उस न्यूज़ को क्या पब्लिसाइज किया? क्योंकि जर्नलिस्ट का एम होता है, कहीं जाता है और किसी से मिलता है तो एक पर्पस से जाता है कि मैं इसको श्रोताओं को और वाचकों को बताऊंगा कि क्या हुआ, क्या वो किए कि नहीं किए। और लास्ट पॉइंट ये है कि सरकार का इस पर क्या रवैया होना चाहिए, यह प्रश्न है। तो पहली बात तो यह है कि यह बात क्लियर है, 100% क्लियर है तमाम लोगों से, और सरकार के जितने लोगों ने इस पर वक्तव्य दिया है कि वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में गए थे और अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो मिले हुए थे। दूसरी बात यह है कि क्या उनको मिलना चाहिए ऐसे आतंकवादी से जो कि दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी है और जो भारत के खिलाफ इतना आतंक फैला चुका है? तो मैं समझता हूं कि नीतिगत उनको यह अवॉइड करना चाहिए था। लेकिन अगर अवॉइड करना चाहिए था तो उनका मकसद क्या है, क्यों मिले? मैं ये समझता हूं कि वो न्यूज़ में बने रहना चाहते थे, न्यूज़ में आना चाहते थे और ये बताना चाहते थे कि जिससे कोई नहीं मिल सकता है, मैं उससे मिला। शायद ये उनकी एक व्यक्तिगत आकांक्षा थी, उसके वजह से मिले। और दूसरी बात यह है कि वो इतना प्रयास करके क्यों मिले? मेरे ख्याल से वो अपनी आकांक्षा को पूरा करना चाहते थे, इसलिए इतना प्रयास करके रुके। और उसके बाद उन्होंने पब्लिश क्यों नहीं किया, उन्होंने लोगों को बताया क्यों नहीं कि क्या बात हुई? मैं उनका सुन रहा था एक उनकी टिप्पणी। उन्होंने कहा कि मैंने 40 ऐसे आर्टिकल लिखे हैं हिंदी पत्रों में जिसमें मैंने बताया कि क्या हुआ। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल तय है कि अगर वो ये चाहते थे कि उससे मिलके हाफिज सईद से और उसका दिल चेंज कर देंगे और भारत के प्रति कोई उदार रवैया लाएंगे, तो शायद अपने को धोखा दे रहे थे जी। और लास्ट पॉइंट यह है कि सरकार का क्या रवैया होगा इस पर। सरकार इस पर विचार करने को हमारे ख्याल से तैयार है और इस पर सरकार एक स्टैंड लेगी, मुझे पूरी उम्मीद है। चलिए, सरकार स्टैंड लेगी ऐसी उम्मीद है। शक्ति जी से जान लेते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। शक्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर वेद प्रताप वैदिक जो कि बहुत जाने माने पत्रकार हैं, वो कह रहे हैं कि एक पत्रकार की हैसियत से इस मुलाकात के लिए वो गए, मान लिया कि इस हैसियत से वो गए और इंटरव्यू किया, लेकिन वो इंटरव्यू कहाँ है? देखिए, एक पत्रकार के तौर पे वो किसी के साथ मिल सकते हैं, किसी से वो बातचीत कर सकते हैं, इंटरव्यू कर सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने पीछे भी जी, जैसे आपको याद होगा प्रभाकरन का प्रमुख प्रभाकरन का इंटरव्यू लोगों ने किया था। बहुत सारे भारत के अंदर जो जैसे कुछ प्रतिबंधित संगठन थे या प्रतिबंधित व्यक्ति थे, उनके लोगों ने भी इंटरव्यू किए थे और वो काफ़ी चर्चा में आए थे। लेकिन यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, मेरे लिए एज ए पत्रकार, एज ए जर्नलिस्ट, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि वो मिले या क्यों मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरा ये जानना यहाँ पे, ये मेरी जिज्ञासा है, या मेरे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि उस मुलाकात के बाद वो इंटरव्यू कहाँ संपूर्ण तौर पे छपी, या किस टेलीविज़न के लिए या किस अखबार के लिए या किस मैगजीन के लिए उन्होंने उस इंटरव्यू को किया। या आज वो ठीक है, एक बड़े पत्रकार हैं, नामचीन पत्रकार हैं, बहुत सारे मुद्दों पे लिखते रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे भी लिखते रहे हैं, उनका प्रिय विषय अफगानिस्तान रहा है, अफगानिस्तान पे उनकी थीसिस रही है, वो कुछ नया करने के लिए भी जाने जाते रहे हैं। लेकिन मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण और कंसर्न वाला प्रश्न ये है कि आखिर वो इंटरव्यू कहाँ छपा। अगर वो इंटरव्यू वास्तव में कहीं छपा है तो इसमें कोई गलत बात नहीं।
सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है। एज ए जर्नलिस्ट वो जाके मिल सकते हैं और मिलकर वो अपने पक्ष को रख सकते हैं और उस व्यक्ति के पक्ष को रख सकते हैं। तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं, लेकिन अगर वो नहीं मिले तो अगर वो मिले और वो इंटरव्यू कहीं नहीं छपता है तो तब ये जाकर संदेह के घेरे में आता है कि आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या था। जी, मकसद क्या था यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और लेकिन इस मकसद के पीछे भी यहां पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने इस इंटरव्यू के लिए उनको भेजा था। कांग्रेस से ही जान लेते हैं। हमारे साथ भोपाल से कुणाल जी जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कांग्रेस को इस मुलाकात पर इतना ऐतराज क्यों? पहली चीज है कि इस हिंदुस्तान में जिसने इतना आतंकवाद फैलाया हो, जिसके कारण इस हिंदुस्तान का इतना नुकसान हुआ, और उससे मिलने पे अगर हमें वो नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मुझे दुख होगा। हाफिज सईद कौन होता है? वो एक ट्वीट करने वाला कि हिंदुस्तानियों की संकीर्ण मानसिकता है। एक आतंकवादी हिंदुस्तानियों को बताएगा कि क्या मानसिकता है। मैं पूछना चाहता हूं, वेद प्रकाश वैदिक को पत्रकार कहते हैं, मेरे को पूरी तरीके से मालूम है वेद प्रकाश वैदिक जी कई साल पहले पत्रकार रहे होंगे। आजकल वो शौकिया तौर पे पत्रकारिता करते हैं और सिर्फ शौकिया तौर पे ब्लॉग लिखते हैं। वो रामदेव के साथी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के मोदी के मुख्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। और अगर मोदी जी ने उनको इसलिए भेजा है और वो ये मोदी जी के लिए सफाई देने जाते हैं, तो आतंकवादियों के ऊपर हमारे किसी प्रधानमंत्री को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि भले ही वो कोई भी हो, किसी भी दल का हो। आतंकवादियों से अगर हाथ मिलाने के काम करेंगे और इन आतंकवादियों के आगे ऐसे घुटने टेकेंगे तो हमें शर्मसार हो जाता है और शर्म से झुकने लगता है। हमें ये इसलिए इनसे दुख है कि अगर ये दूध बन के गए थे मोदी जी के कि सरकार के, हो सकता है कि पहले से इनकी साठगांठ चल रही हो और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ आतंकवादियों के साथ रही हो, तभी ये पहले बाहर से आतंक फैलाओ और अंदर कहीं ना कहीं जिस प्रकार के बयान पाकिस्तान के खिलाफ दिया करते थे, जिस प्रकार से आतंकवादियों के खिलाफ बयान दिया करते थे, उसके खिलाफ इनके बयान एकदम सरकार में आने के बाद बदल गए और ये यू टर्न ले लिया गया है। ये पूरे रूप से मोदी जी के द्वारा भेजे हुए गए थे और ये बताना होगा, मोदी जी को इस पर ट्वीट करना होगा कि अगर हाफिज सईद ये कहता है कि भारतीयों की संकीर्ण मानसिकता है तो उसके ऊपर हमारे प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए कि किसको किसने भेजा, और अगर नहीं भेजा तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर सीधे सीधे केस करना चाहिए, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी है, ना कि कोई साधारण इंसान है। और अगर इससे मिलने की हाँ है तो क्या आप उत्साहवर्धन करना चाहते हो आतंकवादियों का कि भारत में आके हमला करो, भारत को नुकसान पहुंचाओ, और हम आपके पास जाके सरकार की वाहवाही करेंगे और उन्हें बताएंगे कि मोदी जी एक अच्छे इंसान है, जिस तरीके से आप सोचते हो उस तरीके से आदमी नहीं है। क्या जरूरत पड़ गई थी कि वहां पे अपनी प्रशंसा करवाने के लिए ऐसे दूत को भेजना पड़ा? ये वेद प्रकाश वैदिक सीधे रूप से बाबा रामदेव और नरेंद्र मोदी का सीधे सीधे यहाँ पे साफ है, और इनको कई बार उनके मंचों पे और उनकी जगह पे भेजा गया है और पूरे खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे हैं। तो ये सरकार को नहीं, प्रधानमंत्री जी को क्लियर करना पड़ेगा और इसके खिलाफ केस लगाना पड़ेगा। अगर केस नहीं लगाएंगे तो कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। चलिए, कांग्रेस पार्टी तो मजबूती के साथ इसके ऊपर आंदोलन करने को तैयार है। लेकिन कुणाल जी, अब तक ये चीज निकलकर साफ नहीं हुई है। ना तो वैदिक जी ने यह कहा है कि वो बीजेपी के दूत हैं, मोदी जी के दूत हैं, उन्होंने कहा एक पत्रकार की हैसियत से वो मुलाकात करने गए थे। तो अब प्रवीण जी से ही जान लेते हैं कि जो आरोप कांग्रेस की ओर से लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप कि क्या ये जो आरोप लगा रही है कांग्रेस की मोदी जी के दूत बन के गए थे वहां पर, इस मुलाकात के मकसद के बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल जो आरोप लग रहे हैं कि सरकार की ओर से, सरकार ने उन्हें भेजा था, क्या इस तरह की बात है कि सरकार की ओर से गए थे? भारतीय जनता पार्टी सरकार इतनी सशक्त और मजबूत है कि उसे किसी वेद प्रताप वैदिक की आवश्यकता नहीं है किसी भी अपने एजेंडे को चलाने के लिए। मोदी जी ने सत्ता में आते ही सारे अंतर्राष्ट्रीय जगत को एक संदेश दिया है, सारे देश को एक संदेश दिया है, वो सबको दुख रहा है। मेरे भाई कुणाल चौधरी से तो मैं इतना ही अनुरोध करूंगा, इतना अच्छा भाषण वो अगर नगर निगम में कहीं मध्य प्रदेश में करें तो कहीं पार्षद पुर्षद बन जाएंगे। अब मैं वो मेरे को कृपया ये बताएं कि जब उनके दिग्विजय सिंह साहब कसाब को और अफजल गुरु को जी कहते थे, जब कांग्रेस ने 10 साल तक अफजल गुरु की फांसी की फाइल दबाए रखी थी, वो तो जब बीजेपी सत्ता में आने वाली है, राष्ट्रपति जी को यह संज्ञान में आ चुका था, तब वो फाइल खुली,
साइन हुई और अफजल गुरु और कसाब को फांसी हुई। हमने किसी आतंकवादी को बिरयानी नहीं खिलाई है भाई मेरे। इसलिए उतना बोलो जितना बोल सको। अब आती है वेद प्रताप वैदिक जी की बात। तो ये हम एक टीवी डिबेट में बैठे हैं, और ये जर्नलिस्ट जगत को स्वयं तय करना होगा कि वेद प्रताप वैदिक जी ने जो किया है वो ठीक है या नहीं। उन्होंने एक फोटो पब्लिश कराई है। हमें वेद प्रताप वैदिक से कुछ लेना देना नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। हम एक बात कहते हैं कि वेद प्रताप वैदिक जी ने एक फोटो तो पब्लिश करा दी। अभी मेरे साथ बैठे शक्ति जी भी कह रहे थे, बीडी मिश्रा जी ने भी कहा कि वो इंटरव्यू कहां है जो उन्होंने लिया, और अगर वो इंटरव्यू सामने नहीं आ रहा है तो वेद प्रताप वैदिक भारत और भारतीयों के प्रति जवाबदेह है। ये उनको जवाब देना होगा। चलिए, जवाब देना होगा। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशते हैं। फिलहाल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा दें। 2 जुलाई को लाहौर में वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद से मुलाकात की। मुलाकात के बाद हिंदुस्तान में सियासत गर्मा गई है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस मुलाकात का मकसद क्या था। वेद प्रताप वैदिक ने भी कांग्रेस के आरोपों पर सफाई दी कि वो एक पत्रकार की हैसियत से पाकिस्तान गए थे। आइए देखते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। जो आदमी इंदिरा गांधी का एनवॉय नहीं बन सकता है, जो अपने परम मित्र नरसिंह राव जी का एनवॉय नहीं बन सकता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जिसके बड़े भाई की तरह रहे हैं उनका एनवॉय नहीं बन सकता है, तो मैं नरेंद्र मोदी बताइए उनका एनवॉय कैसे बन सकता है। सुना आपने वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक की दलील। हाफिज सईद से मुलाकात की जिन तस्वीरों ने सियासत को गर्म कर दिया, उन तस्वीरों पर वैदिक साहब कह रहे हैं कि वो एक पत्रकार की हैसियत से सईद से मिले। वैदिक इस मुलाकात को भले ही हल्के में ले रहे हों, लेकिन हिंदुस्तान में बवंडर मच गया है। कांग्रेस मुलाकात का ब्यौरा चाहती है, लेकिन वैदिक मुलाकात का बचाव करते नजर आए। ये यात्रा मेरी किसके साथ हुई? सलमान खुर्शीद के साथ हुई, मणिशंकर अय्यर के साथ। मणिशंकर जी अय्यर मेरे बड़े भाई की तरह हैं, परम मित्र की तरह हैं। वो मुझे अपने साथ ले गए थे वहाँ एक संवाद में सेमिनार के लिए, और क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और दर्जनों पत्रकार मेरे वहाँ परम मित्र हैं, उन्होंने कहा, मैं मिल लिया और मिल के मैंने देश के लिए अच्छा किया। मैंने अपनी जान खतरे में लगाई, इतने भयंकर सिक्योरिटी में मैं मिलने गया। अगर जो कांग्रेसी नेता मेरी आलोचना कर रहे हैं वो अपने नेता को वहाँ भेजते तो उनका पजामा गीला हो जाता और उनको स्ट्रेचर पे लाद के बाहर लाना पड़ता। 2 जुलाई को वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रताप वैदिक कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर के साथ एक संवाद सम्मेलन में पाकिस्तान गए थे। वैदिक के मुताबिक उनके आने जाने का पूरा खर्च पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री की एक संस्था ने किया था, और हिंदुस्तान में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने वो तो स्पॉन्सर किया था। वहाँ के जो पुराने विदेश मंत्री हैं खुर्शीद कसूरी, उनकी एक संस्था है, उसने हम लोगों के लिए टिकट बनवाए थे, उसने हमारे रहने की व्यवस्था की थी। उनके उसी पर हम लोग गए थे निमंत्रण पे, और यहाँ से मणिशंकर अय्यर जी ने उसकी व्यवस्था की थी। वेद प्रताप वैदिक कांग्रेस नेताओं के साथ ही पाकिस्तान गए थे, लेकिन कांग्रेस ही सबसे ज्यादा इस मुलाकात पर सवाल खड़े कर रही है। हालांकि कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने साफ कहा, मैं पाकिस्तान में हुए सम्मेलन में 1 दिन के लिए गया था, जबकि वैदिक जी उसके बाद हफ्तों तक रुके। ऐसे में उन्होंने वहां क्या किया मुझे कोई आइडिया नहीं। कांग्रेस नेता भले ही कुछ भी कहें, लेकिन पत्रकार वैदिक ने साफ कर दिया है कि उनकी मुलाकात की जानकारी भारत सरकार को नहीं थी। साथ ही वो एक पत्रकार के तौर पर पाकिस्तान गए थे। ऐसे में मुलाकात का ब्यौरा देना भी जरूरी नहीं है। दक्षिण एशिया के सारे देशों में पिछले 45-46 साल से घूमता भी रहा हूं, और जब मैंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पीएचडी किया, अफगानिस्तान में रहा, ईरान में रहा और दुनिया के कई देशों में रहा। जो विचारवान व्यक्ति होता है वो किसी का एनवॉय कैसे हो सकता है? तो ये कहना कि मैं प्रधानमंत्री का एनवॉय हूँ, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़े सम्मान की बात नहीं है।
मैं अपना एनवॉय खुद हूँ। हाफिज सईद और वेद प्रताप वैदिक की मुलाकात पर महाभारत जारी है। संसद में भी हंगामे की गूंज सुनाई दी। कांग्रेस वैदिक पर कार्रवाई की मांग कर रही है। अब देखना ये होगा कि ये मामला कितनी दूर तक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। चलिए, तो इस मुलाकात के बाद जो विवाद बढ़ा उसको लेकर अपनी सफाई जरूर पेश की वेद प्रताप वैदिक जी ने। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं हाफिज सईद के ट्वीट जो उसने मुलाकात पर बढ़ते हंगामे को देखते हुए किए हैं। जब डॉक्टर वैदिक ने मुझसे पूछा था कि अगर मोदी पाकिस्तान आए तो क्या हम उनका विरोध करेंगे, यह कहा हाफिज सईद ने अपने ट्वीट के जरिए। तो उन्होंने कहा कि क्या हम उनका विरोध करेंगे, तो मेरा जवाब था कि हम इस तरह के विरोध और राजनीति में भाग नहीं लेते। आगे हाफिज ने अपने ट्विटर पर लिखा, जब डॉक्टर वैदिक ने मुझसे पूछा था कि अगर मोदी पाकिस्तान आए तो क्या हम उनका विरोध करेंगे, तो मेरा जवाब था कि हम इस तरह के विरोध और राजनीति में भाग नहीं लेते। आगे वो कहते हैं कि भारतीय संसद में जिस तरह से एक पत्रकार की हमसे मुलाकात को लेकर हंगामा किया जा रहा है वो भारतीय नेताओं की पिछड़ी सोच को दर्शाता है जो बेहद शर्मनाक है। चलिए, तो ये यहां पर बढ़ते विवाद को देखकर आग में घी डालने का काम किया हाफिज सईद ने। फिलहाल अपनी चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं और मिश्रा जी से जानना चाहेंगे। मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एक आम नागरिक की हैसियत से वेद प्रताप वैदिक इस मुलाकात को करके आते हैं, हालांकि किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए, लेकिन अब यह विवाद इतना बड़ा हो गया कि एक पॉलिटिकल डिबेट हो रही है इस पर, तो ये खुफिया तंत्र की कितनी बड़ी नाकामी मानते हैं इसे कि उनके पास इसकी कोई जानकारी नहीं थी, खुद इसका खुलासा किया मीडिया में आकर बयान जब हुए और जब इस तरह की फोटो निकली? देखिए, जहां तक अक्रॉस द बॉर्डर इंटेलिजेंस है वो कुछ एजेंसी हमारे देश की हैं जो कि करती हैं और आप जानते हैं कि कौन कौन सी एजेंसी हैं। लेकिन जो वैदिक का एक मेथड ऑफ ऑपरेशन था वो शायद कुछ ऐसा मिला जुला था कि कुछ लोगों के साथ हो गए, फिर वहाँ पर ज़्यादा दिन रुक गए, वहाँ के जो पुराने विदेश मंत्री थे उनके इंटेशन पर गए और ये बिल्कुल तय सी बात है कि उन्हीं के संपर्क से वहाँ रुक पाए, उन्हीं के संपर्क से वो मिले और उन्हीं के संपर्क से इनका जो इंटरव्यू हुआ वो हुआ। ये सब बातें काफ़ी क्लियर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वैदिक जी कह रहे हैं कि वो देश के हित में मिले, शायद मुझे वो बात ठीक नहीं लगती है, क्योंकि देश के हित में वो किसी का हार्ट चेंज नहीं कर सकते हैं और वो भी एक ऐसे आदमी का जो कि बिल्कुल बड़ा आतंकवादी हो। मैं आपको एक कोट करना चाहता हूँ। मैं श्रीलंका में IPKF के साथ गया था और जब IPKF की वार चल रही थी वहाँ पर, तो यहाँ के एक जर्नलिस्ट आए थे और वो हम लोगों से मिल रहे थे और वो आज भी काफ़ी सक्रिय जर्नलिस्ट हैं और वो हम लोगों से मिल रहे थे। फिर आने के बाद उन्होंने इंडिया टुडे में पब्लिश किया, तो मेरे घर वालों ने हमको चिट्ठी लिखी कि भाई मुझे मालूम पड़ गया कि तुम कहाँ कहाँ ऑपरेशन कर रहे हो। तो यह बात एक जर्नलिस्ट के लिए अगर कहीं जाता है, कुछ इकट्ठा करता है, तो इसको पब्लिक डोमेन में डालता है और वैदिक जी ने वो नहीं किया, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैदिक जी बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैं जब श्रीलंका में था और बबूनिया में था, ऑपरेशन कर रहा था LTT के खिलाफ, तो वहाँ के एक GA थे, GA माने गवर्नमेंट एजेंट, वहाँ कलेक्टर को गवर्नमेंट एजेंट कहते थे। तो उन्होंने एक दिन, वो तमिलियन थे, जब हम लोग बबूनिया में गए तो वो तो भाग गए थे, कोलंबो चले गए थे। जब हम लोग गए इंडियन IPKF वहाँ गए, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, तो वापस आ गए अपने वो हेडक्वार्टर में। तो उन्होंने एक दिन हमको एक किर्क पैट्रिक का, जो कि खुद बहुत जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट थी, उनका एक हमको कटिंग भेजा इंटरव्यू का और उसमें यह लिखा था कि जो आतंकवादी होता है वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग नहीं है, नॉट ए यूजुअल बोनाहोमी, और वो कहीं पर समझौता कर लेगा जब उसको दबाव होगा और वो समझौते को तुरंत तोड़ देगा जब उसको कन्वीनियंट नहीं होगा। तो इनको ये विश्वास रखना चाहिए कि हाफिज सईद ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप जाके गीता सुना देंगे या कुरान सुना देंगे तो आपके हिसाब से वो काम करने लगेगा। ये शायद इनकी बहुत बड़ी फेल्योर है।
चलिए, ये एक फेल्योर की तरह देखा जा रहा है। लेकिन शक्ति जी से जान लेते हैं। शक्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि वेद प्रताप वैदिक कह रहे हैं कि भारत के हित में है और इस हित में जाकर उन्होंने ये मुलाकात की, आखिर ये कौन सा हित है जो एक मोस्ट वांटेड आतंकी है उससे मुलाकात हुई? देखिए, मुलाकात की उन्होंने, उसके बाद मुलाकात पे उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी के बारे में चर्चा की जी। तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हाफिज के ऊपर चर्चा होती, उनके गतिविधियों पे चर्चा होती, वो क्या भारत की तरफ जो बीस उगलते हैं या जो आतंकवादी मॉड्यूल बनाते हैं उसके ऊपर चर्चा होती तो समझ में आती है बात। लेकिन वो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की सरकार या नरेंद्र मोदी की बढ़ती ताकत पे चर्चा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति क्लियर नहीं है। बार बार कहते हैं कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, लेकिन आप जाकर बात तो मोदी की ही कर रहे हैं वहां पे, तो ये एक गंभीर इशू है। और ऐसे स्थिति में जब भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी काफी एग्रेसिव हुआ करते हैं, तो उनको इस बयान पर खुलकर सामने आना चाहिए। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वेद प्रकाश वैदिक जी का जो एफिलिएशन है वो रामदेव जी से और भारतीय जनता पार्टी से पिछले दिनों काफी ज्यादा सक्रिय रहा है और काफी ज्यादा दिखा है। तो इसमें पार्टी को भी, जो पार्टी आतंकवादियों के खिलाफ इतना कड़े शब्दों का प्रयोग करती थी और जो प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर पर अगर थोड़ी सी भी कोई छोटी घटना हो या बड़ी घटना पे रिएक्ट करते थे, उनको रिएक्ट करना चाहिए, उनको जनता को बताना चाहिए कि वास्तव में उनका कोई लेना देना नहीं है। और अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं एक कोलैबोरेशन तो नहीं कह सकता, ग्लोव इन हैंड काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिखती है। जी प्रवीण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मिश्रा जी, आपके पास भी आऊंगा। शक्ति जी कहिए। मुझे लगता है कि अगर आपने यहाँ आने से पहले माननीय अरुण जेटली जी ने विदेश मंत्री होने के नाते जो आज संसद में बयान दिया, अगर उसको पढ़ लिया होता, जान लिया होता, तो आप ये बातें सारी सामने नहीं रखते। हमारी सरकार ने यूनिलैटरली डिसओन किया है पार्लियामेंट के सदन में कि हमारा वेद प्रताप वैदिक के आज के ये पाकिस्तान यात्रा, जो उनकी यात्रा है और जो ये हाफिज सईद से मिलना है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। अभी हमने इसी स्क्रीन पे वेद प्रताप वैदिक जी को बोलते हुए देखा, वो ये कह रहे थे कि मेरे लिए तो कोई सम्मान की बात ही नहीं है नरेंद्र मोदी का इन्वॉल्व होना। अरे वो तो कहता है, उसको तो शौक है, कभी अफगानिस्तान जाता है, कभी कहीं जाता है आतंकवादियों से मिलने। एक आदमी करता रहा है अपनी हरकतें, वो कर रहा है, आज भी कर रहा है। और अगर किसी आदमी ने चुनाव में हमारा समर्थन किया था तो वो शायद इसलिए नहीं करा था इन मुद्दों को लेकर के, वो तो एक भ्रष्ट शासन के खिलाफ सारा देश एक था, सारा देश भ्रष्ट शासन को हटाना चाहता था। उस वक्त वेद प्रताप वैदिक ने हमारा साथ दिया, हमने उसका स्वागत किया। आज अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं, और मैं इसे मानता हूं, उन्हें हाफिज सईद से बिना भारत सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए नहीं मिलना चाहिए था। वो अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं है, वो एक बहुत चर्चित हस्ती है। उन्हें ऐसा काम, चाहे वो सरकार आज भाजपा की है या कल कांग्रेस की थी, किसी भी इतने बड़े व्यक्ति को, किसी भी ऐसे आतंकवादी से जिसको अंतरराष्ट्रीय जगत ढूंढ रहा है, उससे मिलने जाने से पहले जरूर सरकार को बताना चाहिए। उन्होंने नहीं बताया, सरकार ने उन्हें डिसोन कर दिया। अब इससे ज्यादा सरकार कुछ कर भी नहीं सकती एक पत्रकार का। हम किसी पत्रकार की पत्रकारिता को तो समाप्त नहीं कर सकते ना। तो जो हम कर सकते थे, हमारी सरकार ने आज सदन में तुरंत कहा है। अगर आपको ध्यान हो, कांग्रेस के शासनकाल में अगर ऐसी कभी भी कोई घटना होती थी तो कई दिन पार्लियामेंट एडजॉर्न होती थी, फिर कहीं कोई मंत्री आके बोलता था या उल्टे सीधे शब्द बोलता था, मगर हमने 1 घंटे के अंदर अंदर, जैसे ही सदन में यह मुद्दा उठा, 1 घंटे के अंदर अंदर माननीय जेटली जी ने इस पर अपना वक्तव्य दिया और सरकार की स्थिति को स्पष्ट कर दिया है। चलिए कुणाल जी से जान लेते हैं। कुणाल जी, जैसा कि आरोप लगा रही है कांग्रेस की सरकार ने भेजा था, दूत बना के भेजा था, मोदी के दूत बन के गए थे वेद प्रताप वैदिक, जबकि वेद प्रताप वैदिक ने भी इस मुलाकात के बाद जो है वक्तव्य दिया है और उसमें स्पष्ट कर दिया है कि वो सरकार से या सरकार के भेजने द्वारा नहीं गए, वो खुद से गए थे, एक पत्रकार की हैसियत से गए थे। वहीं सरकार ने भी अपना स्पष्ट कर दिया है कि वो इस मुद्दे से जो है उनका कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि वेद प्रताप वैदिक जो है उनसे बताकर नहीं गए थे। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह कि मकसद चाहे जो भी हो, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस अगर उनकी खिलाफत कर रही है तो कांग्रेस का नेता कोई जाकर के क्यों मुलाकात नहीं कर पाया। उन्होंने ये कहा है कि मैं देश हित में जाकर ये मुलाकात करके आया हूं।
किस देश हित में इन्होंने जाके मोदी जी का पाकिस्तान जाने के लिए हाथ जोड़ने गए थे आतंकवादी के पास? हमारे मोदी जी सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री है। अगर हमारे प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जाना होगा तो क्या आतंकवादियों से हाथ पैर जोड़ के वहां पे जाएंगे? और पहली बात, अगर ये पल्ला झाड़ रहे हैं तो पहले मुद्दे पे उससे केस करना चाहिए कि ये जाके हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में किस प्रकार से गिड़गिड़ाने की वाली बात करते हैं। वो हाफिज सईद ये बताएगा कि हम लोग किस मानसिकता के कुणाल चौधरी जी, जिस प्रभाकरन ने हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कराई थी, इस देश के पत्रकार उस प्रभाकरन के भी इंटरव्यू लिए जाते हैं। क्या आपकी सरकार ने उन पर कोई मुकदमा ठोका था? आप क्या बोल रहे हैं? आपको पत्रकारिता जगत के बारे में कुछ नहीं मालूम, आपको राजनीति के बारे में, आपको डिप्लोमेसी के बारे में कुछ नहीं मालूम। अगर आप सिर्फ एक कांग्रेस के मंडल स्तर के कार्य करने वाले हैं, वही सीमित रहिए। पहले आतंकवादियों से साठगांठ करते हो और उसके बाद सरकार में कहा है आपके मौन प्रधानमंत्री जी, जिस प्रकार से हर बात पे बात करने मौन वाले, आपका होता है, हमारा नहीं, हमारा तो बोलता है। क्या कार्रवाई इसके ऊपर करी जा रही है? वेद प्रकाश वैदिक अगर आतंकवादियों को इस प्रकार से तो कहां बोल रहे हैं? जिस प्रकार से आतंकवादियों का प्रशंसा करने जा रहे हैं। शेर गया है ब्रिक्स सम्मेलन में, जहां आपके किसी प्रधानमंत्री को कभी मौका नहीं मिलता था। शेर गया है ब्रिक्स सम्मेलन में, आपके किसी शपथ ग्रहण में कोई सार्क नेशन सारे आकर के लाइन से खड़े नहीं हुए। आप समझ लीजिए आपकी अब क्या दर्द होने वाली है। अस्मिता के ऊपर बात आएगी, इस देश के ऊपर अस्मिता के ऊपर बात आएगी। कहां गए आपके प्रधानमंत्री? जो हमारे प्रधानमंत्री अपनी जगह मजबूती से स्थापित है। कोई आतंकवादी हाथ उठा के देखेगा? आज अगर आतंकवादी ये डिसाइड करेगा कि भारतीयों की क्या मानसिकता है, तो यह प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ेगा। इन्होंने जो बात कही थी उसके ऊपर जवाब दे और वेद प्रकाश वैदिक के ऊपर सीधी कार्रवाई होना चाहिए। और ये भारतीय जनता पार्टी किसी कांग्रेस के, आप एक काम कीजिए कुणाल जी, आपके मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता है दिग्विजय सिंह, उनसे कहिए ना कि वेद प्रताप वैदिक पे केस लगा दे। ये दोहरी राजनीति नहीं चलेगी। आप कांग्रेस को चाहिए ना केस कर दे वेद प्रताप वैदिक पे। जुबान देखिए, आप अपनी बात देखिए। अरे आप कांग्रेस से करा दीजिए ना। अरे आप पत्रकार पर केस कांग्रेस से कराइए। बिरयानी क्या, आप तो क्या पता क्या क्या खिलाने की बात कर रहे हैं आप, है ना? जिस प्रकार से आतंकवादियों को बढ़ावा देने का कहिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कहिए दिग्विजय वेद प्रताप वैदिक पर एक केस कर दे। स्थिति में ये मानिए कि आपके प्रधानमंत्री को इस पर व्यक्तित्व देना होगा, मोदी जी को व्यक्तित्व देना होगा कि क्या बात है कि मोदी जी को अपना दूध बना के बोलिए तो संभल के हकला रहे हैं आप। आतंकवादी के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। ये भारतीय जनता और ये भारत के नागरिक इतने कमजोर नहीं है। आपको लड़ाई लड़ना होगा। अगर आप इस देश को संभालने लायक नहीं है तो यहाँ से हट जाइए। देश को संभाल लेंगे, आप अपनी जबान को संभाल लीजिए। पहले हकलाती है बार बार। चलिए मिश्रा जी यहाँ पर एक बात रखना चाह रहे थे। मिश्रा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? इस मुलाकात के मकसद को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक ये साफ नहीं हो पाया कि मकसद क्या था। हालांकि सभी ने अपना अपना स्पष्टीकरण दे दिया है कि एक पत्रकार की हैसियत से गया था, देश हित में ये मुलाकात करने गया था। कांग्रेस की अपनी दलील है, वो आरोप अलग लगा रही है। उसका कहना है कि बीजेपी ने भेजा था, सरकार ने भेजा था इस मुलाकात के लिए। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं। जहां तक हमको ये पूरे एपिसोड से हमारा जो इम्प्रेशन है वो ये है कि मोदी जी के बारे में जो प्रश्न किया या किया नहीं किया, ये आप लोग ड्रा कर रहे हैं हाफिज सईद के स्टेटमेंट से। जी। अगर आप हाफिज सईद के स्टेटमेंट से ड्रा कर रहे हैं तो हाफिज सईद का तो यही मकसद होगा कि आपको इसी तरीके से लड़ाते रहे, सब राजनीतिक कर दे मामला। तो मैं ये समझता हूं कि हाफिज सईद की बात पर क्यों आप लोग विश्वास कर रहे हैं। आप लोग विश्वास अगर करना है तो आप इनसे पूछे वैदिक जी से कि क्या आपने प्राइम मिनिस्टर के विजिट का कोऑर्डिनेशन करने गए थे, और उससे आतंकवादी से आप इनसे पूछिए। अभी हाफिज सईद ने कुछ कहा और पूरा यहाँ हिंदुस्तान मान के बैठ गया कि हाँ प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने चर्चा की, इसलिए वो प्रधानमंत्री के एजेंट थे। ये मैं समझता हूँ, जस्ट वन सेकंड लेट मी फिनिश। मैं ये समझता हूँ कि जो न्यूज आई है हाफिज सईद की जेल में डाल के नार्को टेस्ट करना चाहिए, जेल में डाल के नार्को टेस्ट। खैर आपके जो विचार हैं आप इंटाइटल्ड हैं, मैं राजनीतिक पहलू पर नहीं जाना चाहता हूँ।
जी शक्ति मैं जी, ये कह रहा हूँ, जी इससे पहले, इस बयान से पहले उनका एक बयान और आया, वैदिक जी का बयान आया कि मैंने जो कहा वो, उसने कहा कि नरेंद्र मोदी पे विश्वास नहीं किया जा सकता, हाफिज ने कहा। तो वैदिक जी ने कहा कि नहीं, वो पूरे चुनाव में उन्होंने किसी समुदाय विशेष के खिलाफ कोई बात नहीं कही, वो सबको एकजुटता के साथ लेकर चलना चाहते हैं। तो ये सब चीजें जब छन कर आ रही हैं मीडिया में, तो ये तब इस तरह की बात हो रही है। नहीं, देखिए अभी ऐसा है कि हाफिज वैदिक जी ने सबकी तारीफ करी हो, और मैं समझता हूं कि कोई आदमी अगर भारतीय है तो जाएगा तो किसी के खिलाफ बोलेगा नहीं देश के। ये तो मैं समझता हूं हर जर्नलिस्ट को फॉलो करते हैं, और आप जर्नलिस्ट हैं, आप लोग जानते हैं, इतनी तो बड़कपन उनमें है, और मैं इसको ग्रांट करता हूं हर जर्नलिस्ट को। लेकिन जो स्टेटमेंट नरेंद्र मोदी जी के बारे में दिया है कि भाई उन्होंने कहा कि वो आएगा क्योंकि वो बड़ा पॉइंटेड इशू है, और उस इशू को उसने कहा है, मैं तो उसको ये कहता हूं कि वो जानबूझ के ये सब चीजें कर रहा है। अभी कह रहा है कि पार्लियामेंट में कितने लोग संकीर्ण विचार के हैं, तो कहने दो उसको हम क्यों मान लें कि वो सही कह रहा है। जी शक्ति जी, ऐसे में एक बड़ा सवाल, एक पत्रकार की हैसियत से, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं वेद प्रताप वैदिक, कई उन्होंने साहित्य लिखे हैं, कई किताबें उनकी पब्लिश हुई हैं, और बहुत लोग जो हैं उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन अगर वो एक पत्रकार की हैसियत से एक आतंकी से मिलने गए, उन्होंने सरकार को भी नहीं बताया, ऐसा उनका कहना है, और एक पत्रकार की हैसियत से उन्होंने मुलाकात की भेंट की, चाहे मोदी को लेकर बात हुई हो या जिसको भी लेकर बात हुई हो, देश हित की अगर वो बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो ये इंटरव्यू खुद से पब्लिश कराते या खुद निकलकर सामने आता, तब क्या ये इतना बड़ा विवाद होता? कहीं ये नहीं लग रहा कि ये इंटरव्यू जो है बाद में उधर से खुलासा हुआ, इसलिए इतना बड़ा एक मुद्दा हो गया चर्चा का? देखिए, पत्रकार होने के नाते कोई भी पत्रकार पहले अपने देश की हित की बात करता है, उसको, उसकी गरिमा को बनाए रखना चाहता है, और जानता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन बातचीत का मुद्दा क्या है? बातचीत का मुद्दा अगर नरेंद्र मोदी हैं, तो ये इनको किसने इंटाइटल किया? जी, किसने कहा कि आप नरेंद्र मोदी पे जाके हाफिज सईद से बात कीजिए? सरकार ने किया? नहीं किया। अगर सरकार ने नहीं किया तो इनको किसने किया? तो कहीं ना कहीं अब फिर उस पर बात आएगी, तो ये होगा कि जो एफिलिएशन है, एफिलिएशन इनका जो है वो भाजपा की तरफ है। तो भाजपा की तरफ है तो इन्होंने अपने आप को, अपनी पीठ थपथपाने के लिए ऐसा किया। अगर किया तो गलत किया। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हाफिज सईद से बात हुई तो आपने पाकिस्तान के ऊपर क्या प्रश्न किए? पाकिस्तान के अंदर जो गृह युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई है, या आतंकवादियों के हमले बढ़ रहे हैं, आम व्यक्तियों की जान जा रही है, जो सीमा के इलाके हैं, जो आपको उन इलाकों में डेली आए दिन घटनाएं हो रही हैं, उसमें वहाँ के जो सेना और वहाँ के जो संगठन हैं, जो उग्रवादी संगठनों के बीच में जो घटनाएं हो रही हैं, उसमें हाफिज सईद की संगठन की क्या भूमिका है, या उस तरह। तो आप जब इंटरव्यू लेते हैं तो आप सिर्फ एक पहलू पर बात तो नहीं करते हैं जी, आप तमाम पहलुओं पर बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण तमाम पहलू, और किसी भी इंटरव्यू में कम से कम 2, 3, 4 तमाम महत्वपूर्ण पहलू होते हैं जी। तो उन पहलुओं के बारे में भी तो वैदिक जी बताएं जी। वो उन पहलुओं के बारे में। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूंगा जी। यहाँ पर नोएडा में कुछ पाकिस्तानी ऑफिसर्स आए थे यहाँ, और नोएडा से भी कुछ लोग गए थे, सब आर्मी ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स थे और एयरफोर्स ऑफिसर्स थे। एक इंस्टीट्यूशन है इंडिया पाकिस्तान रिटायर्ड ऑफिसर्स एसोसिएशन, जो पीस के लिए कुछ करना चाहते हैं, और वहाँ पर जब वो लोग गए थे तो उन लोगों ने तमाम बातें की, और इसमें हमारे कई मित्र गए थे, वो भी बता रहे थे, और उन बातों में देश के बारे में, देश के लीडरशिप के बारे में दोनों तरफ से बातें हुई। और मैं पक्का जानता हूं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई भी सपोर्ट गवर्नमेंट का ना था, कोई डायरेक्शन नहीं था, और उस वक्त कुछ दिन तक भाजपा की सरकार थी और कुछ दिन तक कांग्रेस की थी, दोनों के टाइम में गए थे। तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि इस बात से यह कंक्लूड कर लिया जाए कि अगर किसी लीडरशिप के बारे में बात हुई है तो शायद वो स्पॉन्सर्ड है, क्योंकि इसका मैं चश्मदीद गवाह हूं। मैं इसका चश्मदीद गवाह हूं। मेरा ये कहना है कि सर बहुत सारी, जैसे डेमोक्रेसी की हालत वहां बहुत खराब है, डेमोक्रेसी तो वहां पे तो वही, तो आप उन सब इशू पे तो बात करेंगे, किस तरह चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, अगले पड़ाव पर ले जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाश में हैं, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं, आखिर हाफिज सईद
है कौन? पत्रकार वेद प्रताप वैदिक से मुलाकात के बाद प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद एक बार फिर से चर्चा में है। वैदिक से मुलाकात के दौरान उसने भारत आकर अपना पक्ष रखने की बात की है। भारत को अपना दुश्मन मानने वाला सईद आखिर भारत आकर क्या साबित करना चाहता है, यह सोचने वाली बात है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि सईद की दुनिया में कैसी छवि है। अमेरिका ने आतंकी हमले के सरगना हाफिज सईद पर $1 करोड़ के इनाम की घोषणा की है। देखिए ये रिपोर्ट। जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद भारत के सबसे ज्यादा वांटेड अपराधियों की लिस्ट में शुमार है। पंजाब प्रांत के सरगोधा में 6 मई 1950 को जन्म लेने वाला सईद 26/11 धमाकों का मुख्य सूत्रधार है। उन धमाकों में करीब 166 लोग मारे गए थे। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से सईद को सौंपने को कहा। अमेरिकी सरकार ने सईद पर करीब 60 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है। अमेरिका जमात-उद-दावा को विदेशी आतंकी संगठन की सूची में शामिल कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने मुंबई आतंकी हमलों के तुरंत बाद दिसंबर 2008 में जमात-उद-दावा को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। मुंबई हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय दबाव को देखते हुए 6 महीने से कम समय तक सईद को नजरबंद रखा गया। लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद उसे 2009 में रिहा किया गया। हाफिज सईद ने अफगानिस्तान में जिहाद का प्रचार करने और लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 1985 में जमात-उद-दावा बल इरशाद की स्थापना की। इसके बाद लश्कर-ए-तैयबा उसकी शाखा बनी। भारत सरकार 2003, 2005 और 2008 में हुए आतंकवादी हमलों के लिए लश्कर-ए-तैयबा को जिम्मेदार मानती है। भारतीय संसद पर हमले की कड़ी भी इसी गुट से जुड़ती है। 11 सितंबर 2001 में अमेरिका पर हुए हमले के बाद लश्कर-ए-तैयबा पर दुनिया की नजरें टिकी, जिसके बाद साल 2002 में पाकिस्तान की सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा पर प्रतिबंध लगा दिया। उसके बाद हाफिज सईद ने लश्कर-ए-तैयबा का नया नाम जमात-उद-दावा रखा। हालांकि हाफिज सईद इस बात से इनकार करता है कि जमात-उद-दावा का लश्कर-ए-तैयबा से कोई संबंध है। साल 2005 में पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आए भयंकर भूकंप में जमात-उद-दावा ने पीड़ितों के लिए काफी काम किया और उसी कारण वह सेना के और करीब आ गया। हाफिज सईद एक बार फिर उस समय खबरों में आया जब नवंबर 2008 में भारतीय शहर मुंबई पर हमले हुए और हमलों के लिए उसे दोषी ठहराया गया। भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद पाकिस्तान की सरकार ने 11 दिसंबर 2008 को हाफिज सईद को गिरफ्तार कर लिया। हाफिज सईद दुनिया की नजरों में आतंकी है, लेकिन पाकिस्तान में वो खुलेआम घूमता फिरता नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जर्नलिस्ट इन एक्शन। तो हाफिज सईद क्या है, कितना बड़ा आतंकी है, ये इस रिपोर्ट से हमें साफ हो गया। इस चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि वेद प्रताप वैदिक अभी मुलाकात करके आए और इसके खुलासे के बाद जो है लगातार हंगामा सा मचा हुआ है। राजनीतिक गलियारों में भी जो है इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसी मुद्दे पर अब चर्चा को आगे बढ़ा लेते हैं। शक्ति जी, अगर ये मुलाकात अगर जर्नलिस्ट की हैसियत से नहीं, एक आम आदमी की हैसियत से थी, अगर वो खुद के लिए भी ये मुलाकात करने गए और उन्होंने इसको देश हित के बारे में बताया, लेकिन क्या लगता है फिर उन्हें टीवी डिबेट्स पर जो है इसको लेकर क्या एक सवाल नहीं खड़ा होता कि क्या खुद को खबरों में बनाने के लिए, खुद चर्चा में आने के लिए जो है ये एक इंटरव्यू किया गया था? देखिए, देश हित में है या नहीं है वो तय करने वाले नहीं है, उसके लिए सरकार है। सरकार तय करेगी क्या उसके देश हित में है या देश के विरुद्ध है। लेकिन वो व्यक्तिगत हैसियत से, पत्रकार की हैसियत से गए, पत्रकार की हैसियत से गए तो उनको पब्लिक डोमेन में उन इस इंटरव्यू को डालना चाहिए था। व्यक्तिगत हैसियत से गए तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं बनती है, कोई किसी से मिले। हाँ, लेकिन अगर वो देश के लिए आतंकवादी है, देश के लिए, देश के खिलाफ अगर वो गतिविधियों में लिप्त है और वो नंबर 1 दुश्मन है देश का, तो वैसे व्यक्ति से अगर आप मिलने जाते हैं तो आप, सरकार का पूरा अधिकार बनता है कि सरकार आपसे ये पूछे कि आप किस मकसद से उस व्यक्ति से मिलने गए थे और इस मुलाकात का क्या मकसद था। तो कहीं ना कहीं सरकार
सिर्फ अपना वक्तव्य देकर, मान लीजिए मैं भाई साहब की बात पर, प्रवीण कुमार जी की, कपूर जी की बात मान भी लूँ कि आज राज्यसभा में या लोकसभा में कहीं अपने अरुण जेटली जी ने बयान दे दिया है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है इस मुलाकात से, लेकिन अगर आप एक इंडिविजुअल कैपेसिटी में एक ऐसे दर्दनाक खूंखार व्यक्ति से मिलते हैं जो आपके खिलाफ तमाम मॉड्यूल्स को चलाता है, आपके देश को अस्थिर करने का प्रयास करता है, तो उसमें सरकार क्यों नहीं पूछेगी? सरकार को पूछना चाहिए कि आप किस हैसियत से और आपके मिलने का मकसद क्या था, ये जनता को बताएं, देश को बताएं। जी प्रवीण जी, जानना चाहेंगे क्या सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करेगी? क्या वेद प्रताप वैदिक से पूछेगी कि आखिर इस मुलाकात के मकसद या मायने क्या थे, कैसे ये मुलाकात देश हित में है? सरकार क्या करेगी ये जरूर सामने आएगा अगले 2-4 रोज में इस मसले में जी। मगर अब मैं शक्ति जी से यहाँ एक प्रश्न करना चाहता हूं। प्रभाकरन का इंटरव्यू करने वाले जो जर्नलिस्ट थे, मैं नाम नहीं ले सकता, एक टीवी चैनल में बैठ के दूसरे टीवी चैनल की एक बहुत बड़ी वरिष्ठ महिला पत्रकार हैं, वो समय समय पर इसी तरीके के बहुत सारे प्रपंच रचती रही हैं। क्या देखिए, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हो सकता हूं कि वेद प्रताप वैदिक जी ने अपने को प्रासंगिक बनाने के लिए इस देश में ऐसा कुछ किया होगा। हो सकता है कि उनके मन में एक अरमान पल रहा हो, बहुत सारे लोगों के, पत्रकारों के मन में पलता है कि आगे चल के मैं इन चीजों में इंटरलोकेटर बनूंगा। हो सकता है बहुत सारी चीजें उनके मन में रही हों, मगर मेरा ख्याल में भारत का हर नागरिक जानता है कि नरेंद्र मोदी इतना कमजोर नहीं कि उसे किसी वेद प्रताप वैदिक को अपना एजेंट बना के भेजने की कभी जरूरत पड़े। और यह प्रतिनिधिमंडल, एक प्रश्न इस देश के सामने है कि यह प्रतिनिधिमंडल में जितने भी राजनीतिक लोग गए थे, और तय है कि उन राजनीतिक लोगों को यह मालूम जरूर पड़ा होगा कि वेद प्रताप वैदिक जी का कोई ना कोई और एजेंडा भी चल रहा है, वो सब कांग्रेस के थे। क्या कांग्रेस को इसके प्रति, देश के प्रति जवाबदेही नहीं है कि वो अपने साथ अपने प्रतिनिधिमंडल में बाबा रामदेव से और भाजपा से जुड़े हुए इस पत्रकार को क्यों लेके गए? अगर आप ये कहते हैं कि वेद प्रताप वैदिक की एफिलिएशन बीजेपी से जुड़ी हुई है, तो प्रतिनिधिमंडल तो कांग्रेसी नेता ले गए थे, वो क्यों ले गए अपने साथ बीजेपी के किसी आदमी को? क्यों ले गए? देश को जवाब दे दे। जवाब है ही नहीं। एक पत्रकार हमेशा स्वतंत्र है, हम ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी में, मगर निश्चित तौर पे साथ में ये बहुत चिंता का विषय है कि आखिर क्यों नहीं वेद प्रताप वैदिक जी स्वयं आगे आकर के देश को ये बता देते कि वहां मेरी हाफिज सईद नामक खुखार आतंकवादी से ये और ये बात हुई। क्यों उसको बोलने का मौका दे रहे हैं? वेद प्रताप वैदिक जी बहुत सीजन्ड है, इस देश के हर टीवी चैनल पे रोज रात को दिखाई देते रहे हैं। मैंने मिश्रा जी के साथ भी कई बार देखा है, स्वयं मेरे साथ भी वो कई चैनल्स में कई बार रहे हैं। क्यों नहीं वो बोलते देश के आगे के क्या सच है? और वो देश के हित में ठीक नहीं कर रहे, बोलना चाहिए उन्हें। जी, यहां तक कि हाफिज सईद ने भी पब्लिक डोमेन में जो आकर एक ट्विटर पर अपने बयान दिए और आग में घी डालने का काम किया। लेकिन कुणाल जी, अब यहां पर सवाल कांग्रेस पर भी खड़ा हो रहा है कि आखिर क्यों? अब आपके पास कोई जवाब है? तय तौर पे मेरे पास जवाब है कि इसमें को टैक्स इस आदमी का होना चाहिए। कोई भी अरे नार्को टैक्स तो फिर सलमान खुर्शीद और मणिशंकर अय्यर का करवाओ ना। खेलने का अरे कुणाल भैया, नार्को टैक्स तो फिर मणिशंकर अय्यर और आप चुप रहिए, सुनिए। अरे आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं मालूम। लेके कौन गया था मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद? नार्को टैक्स पहले उनका होना चाहिए कि वो एक बीजेपी समर्थक को अपने साथ क्यों लेके गए? कि किसने इसको भेजा था, किसका दूध बन के गया था? ये भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के अगर वो बन के गए थे दूध और उनकी बात करने गए थे तो कौन? मणिशंकर अय्यर गए थे क्या? मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद वो भारत के दूत बन के गए थे क्या? और उसकी पढ़ाई अरे कुणाल चौधरी, ये तो बताओ, मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद किस कैपेसिटी में गए थे? भारत के दूत बन के गए थे। जिस कैपेसिटी में मणिशंकर अय्यर गया था, उसी कैपेसिटी में वेद प्रताप वैदिक गए थे। कभी पाकिस्तान के ऊपर बात करती है, कभी आतंकवाद की बात करती है, पर सबसे ज्यादा आतंकवादियों को बढ़ाने का काम ये लोग करते हैं। और इस देश की जनता ये देख रही है, ये समझ लीजिए कि जो आपने सारा देश जानता है किया है हिंदुस्तान के और इस पहले प्रकार के आतंकवादी खुखार लोगों को भिंडरावाल अगर को भी आप आपने खुलेआम बढ़ाया छोड़ेंगे था। तो कहीं ना कहीं ये
सारा देश जानता है कि अगर आतंकवादी हाफिज सईद जो मुंबई हमलों का गुनहगार है, जो हिंदुस्तान में कई हमलों का आतंकवादी गतिविधियों में है और जिसके ऊपर अमेरिका ने $1 करोड़ से ज्यादा का इनाम रख रखा है, अगर उससे मिलने कोई आदमी जाता है तो सबसे पहले उसको जेल में बंद करना चाहिए, उसके खिलाफ सजा होना चाहिए और ये बताना पड़ेगा प्रधानमंत्री जी को कि ये उनके दूध बन के गए थे कि नहीं गए थे, और नहीं गए थे तो अभी तक कार्रवाई से क्यों बचा जा रहा है। अगर सरकार ने इन्हें नहीं भेजा है तो इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि कोई आदमी भारत की अस्मिता के साथ नहीं खेल सकता। जो अफजल गुरु को अफजल गुरु जी कहते हैं, उनका क्या करना है? दिग्विजय सिंह का आप क्या पहले इससे बात करिए, इधर उधर मत करिए। ये कांडार छोड़ के आतंकवादियों को आते हो और उसके बाद बात करते हो, जो संसद पे हमला करते हो, जो फांसी देने में कतराते हो, उसके बाद बात करते हो। पहले दिन सरकार में आके पाकिस्तान को बुलाते हो और उस पर बात करते हो। अरे देश की अस्मिता के साथ मत खेलो, नहीं तो कि ये देश आपको छोड़ेगा नहीं। ये एक बार 283 सीटें आ गई तो इस पे मत उचको। इस देश की एक बार 44 आई है, अब तो शर्म कर लो। प्रधानमंत्री जी को बताना पड़ेगा कि ये उनके दूध बन के गए थे। मध्य प्रदेश में 0 है, 0 ये प्रधानमंत्री जी। कुणाल चौधरी, मध्य प्रदेश में एक नगर निगम का चुनाव नहीं जीत सकती आज कांग्रेस। इतनी बुरी हालत में, पहले उसके लिए कुछ कीजिए। हम इस मुद्दे से ना भटके, हम जिस मुद्दे को लेकर ये चर्चा कर रहे थे उसी मुद्दे पर जो है बने रहें, इस मुद्दे को जो है आगे बढ़ाएं कि आखिर मकसद क्या था, कि अगर इस हद तक ये डिबेट आ सकती है। क्या लगता है ये जो विवाद है लगातार बढ़ रहा है, क्यों नहीं खुद वेद प्रताप वैदिक जी जो है आकर इस पर स्पष्टीकरण दे देते कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने थे, जो इंटरव्यू करने गए थे वो इंटरव्यू क्या था, उसको क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है? क्योंकि जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं पर मुद्दा जो है राजनीतिक बन गया है। शक्ति जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या अब ये वक्त नहीं आ गया है कि इस पर स्पष्टीकरण पूरी तरीके से जो है विराम लगाने के लिए देना पड़ेगा यहाँ पर वेद प्रताप वैदिक को, या सरकार को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, सरकार को पूछना चाहिए कि आपका मकसद क्या था, आपको किसने भेजा था, अगर आप पत्रकार की हैसियत से गए थे तो आप ये इंटरव्यू पब्लिश क्यों नहीं हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे वेद प्रकाश वैदिक जी को आकर पूरी बात देश के सामने रखनी चाहिए। ठीक है, नहीं रखेंगे कन्फ्यूजन बढ़ेगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा तो उसका फ़ायदा फिर पाकिस्तान में बैठे संगठनों को होगा। तो वो कहीं से देश हित नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? देश हित वो कहीं से नहीं होगा। इसलिए देश हित की अगर बात आप सोचते हैं वैदिक साहब, तो वैदिक साहब को एक पत्रकार की पूरी जिम्मेवारी को निर्वहन करते हुए पूरा का पूरा टेक्स्ट, जो पूरी की पूरी बातचीत है, अगर उन्होंने रिकॉर्ड की है तो भी उसको पब्लिक डोमेन में और सरकार के सामने रखना चाहिए। अगर नहीं रिकॉर्ड किया है तो वो क्या बातचीत थी, उस बातचीत के क्या सारगर्भित जो अंश हैं वो जनता को दें, देश के सामने रखें, सरकार के सामने रखें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर जो प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं वो खड़े होंगे और सरकार को उस पर गंभीरता से एक्शन लेने की सरकार को गंभीरता से एक्शन लेना होगा। बहुत कम समय बचा है, मिश्रा जी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे हैं। जी मिश्रा जी। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वेद प्रकाश वैदिक एक स्टेटमेंट दे देंगे और उससे डिबेट खत्म हो जाएगा, तो ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो डिबेट जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है उस पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि ये राजनीतिक टूल पकड़ रहा है। उन्होंने जो साफ साफ बातें कही हैं और आप ये चाहते हैं कि वो पूरा स्टेटमेंट दे देंगे तो हम उस पर विश्वास कर लेंगे और ये मामला खत्म हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया है उस पर भी हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो इस मामला ये जो अब बात जो निकली है दूर तलक चली भी गई है और मुद्दा बन गया है, मुद्दा गर्मा भी गया है, उस पर स्पष्टीकरण भी आ गए हैं। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है। बहरहाल आज की इस खास चर्चा में बस इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। कल फिर होंगे हाजिर एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए लवी गुंबर को दीजिए इजाजत। खबरों की रफ्तार जारी है, देखते रहिए जिया न्यूज़। नमस्कार।